आवश्यक प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न 1, जब भूमि जल को मशीनों द्वारा निकालने की तकनीक विकसित नहीं थी तब बड़े बड़े नगर जल की आवश्यकता किस प्रकार पूरी करते थे? उस समय बड़े बड़े नगर जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नदियों के किनारे बसते थे। नदियों का जल भी पीने तथा घरेलू कार्यों में प्रयोग किया जाता था। आजकल नदियों का जल सीधा पीने के लिए क्यों नहीं प्रयोग किया जाता? इसका उत्तर है, आजकल नदियों का जल सीधा पीने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि के कारण नदियों के जल में नालों का गंदा पानी तथा कारखानों का गंदा पानी नदियों में जाने लगा है तथा विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट भी नदियों में जाकर उनको प्रदूषित करते हैं। इस कारण नदियों का जल पीने के योग्य नहीं रहा। नदियों के जल में बढ़ते प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां फैलने का डर बना रहा है। प्रश्न 3, नदियों को परस्पर जोड़ने की कौन कौन सी योजनाओं से आप परिचित हैं? इसका उत्तर है, हमारे देश में सतलज नदी से नहर निकालकर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई की जा रही है। 2, यमुना नदी के बाढ़ के पानी को मध्य प्रदेश में ले जाने की योजना प्रस्तावित है। 3, दक्षिण भारत में नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और उत्तरी और दक्षिणी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने की भी योजना है। प्रश्न नंबर 4, वर्षा के जल का संचयन एवं पुनर्भरण किस प्रकार करोगे? उत्तर, मकान से थोड़ी दूर पर 1 से 2 मीटर चौड़ा और 2 या 3 मीटर गहरा गड्ढा बनाएंगे। गड्ढे को कंकड़, ईंट, बजरी से भर देंगे। गड्ढे के ऊपर मोटी रेत मोरंग डाल देंगे। छत से गिरने वाले जल का रास्ता गड्ढे तक बना देंगे। बालू के ऊपर जमने वाली मिट्टी को हटाते रहेंगे। वर्षा का प्रथम जल गड्ढे में नहीं जाने देंगे। प्रश्न नंबर 5, वर्षा जल संचयन एवं पुनर्भरण के क्या प्रमुख उद्देश्य हैं? उत्तर, वर्षा जल संचयन एवं पुनर्भरण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। भूमि के नीचे से अधिक जल निकालने से रिक्त जल भंडार को पूरा करना। दूसरा, जहां प्राकृतिक पुनर्भरण कम होता है वहां की जल आपूर्ति में सुधार करना। तीसरा, भविष्य में उपयोग हेतु जल को संचित करना। चौथा, भूजल की गुणवत्ता में सुधार करना। पांचवा, वर्षा जल प्रवाह को रोककर मिट्टी के कटाव को रोकना। छठा, भविष्य में जल संकट को रोकना। अब है प्रश्न नंबर 6, हमें अपने दैनिक जीवन में जल संरक्षण के लिए अपनी दिनचर्या और जीवन शैली में क्या परिवर्तन लाने चाहिए? उत्तर, हमें नदियों, कुओं, तालाबों आदि के जल को स्वच्छ रखना चाहिए। 2, अपने आसपास के घरों, स्कूल तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में जल को बर्बाद ना होने दें। 3, टपकते एवं रिसते जल की तुरंत मरम्मत कराएं। 4, आवश्यकता न होने पर नल बंद करें। 5, परंपरागत कुआं, तालाब, पोखर का जीर्णोद्धार तथा मरम्मत कराएं। 6, खेतों की सिंचाई क्यारियां बनाकर करें। प्रश्न नंबर 7, सरकार द्वारा वर्षा जल पुनर्भरण एवं संचयन हेतु कौन कौन सी नीतियां बनाई गई हैं? उत्तर, पहली है, शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 200 वर्ग मीटर वाले भूखंड में एक वर्षा जल संचयन उपलब्ध कराना। 2, सभी गांवों के तालाब, पोखर की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण। 3, 1 वर्ग किलोमीटर से 3 वर्ग किलोमीटर के जल संग्रह क्षेत्र में कम से कम एक चेक डैम या केटी बांध का निर्माण। 4, सभी पेयजल कुओं में पुनर्भरण संरचना उपलब्ध कराना। 5, पेयजल वाले कुओं में पुनर्भरण संरचना उपलब्ध कराना। 6, पेयजल वाले कुओं में 200 मीटर या उससे कम दूरी के अंदर सिंचाई के कुओं एवं नलकूप के निर्माण पर प्रतिबंध लगाना। प्रश्न नंबर 8, मनुष्य जल के बिना कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? उत्तर, मनुष्य जल के बिना केवल 6 दिनों तक जीवित रह सकता है। प्रश्न नंबर 9, मनुष्य के शरीर में लगभग कितने प्रतिशत जल है? इसकी कमी से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? उत्तर, मनुष्य के शरीर में लगभग 65% भाग जल है। जल की कमी के प्रभाव, शरीर में केवल 1% जल की कमी से ही प्यास महसूस होने लगती है। 5% जल की कमी से त्वचा सिकुड़ने लगती है तथा जीभ सूखने लगती है। शरीर में 15% जल की कमी से निर्जलीकरण से मृत्यु भी हो सकती है। प्रश्न नंबर 10, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 11, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग में जल है? इसका सीधा उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है? पृथ्वी पर जितना जल है उसका लगभग 67.2% समुद्र में पाया जाता है। समुद्र का जल खारी होने के कारण पीने तथा सिंचाई के कार्यों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार ध्रुवों तथा पर्वतों की चोटियों पर जमी बर्फ का प्रयोग भी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 12,
हम अपनी आवश्यकता के अनुसार जल किन किन स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं, उनका प्रतिशत क्या है? उत्तर, हम जल की आवश्यकता की पूर्ति निम्नलिखित साधनों से करते हैं। भूमि के ऊपर का जल अर्थात भूसतही जल द्वारा, नदी, तालाब, पोखरों द्वारा। हम भूसतही जल प्रकृति द्वारा बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। झरनों तथा झीलों से शुद्ध जल का प्रतिशत निम्न प्रकार है। झीलों तथा झरनों से 10%, भूजल 800 मीटर नीचे 11%, भूजल 900 मीटर नीचे 11%, ग्लेशियर बर्फ 77%। प्रश्न नंबर 13, भूजल समाप्त होने पर मानव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? भूजल समाप्त होने पर विकट समस्या उत्पन्न हो जाएगी। संपूर्ण भूमि रेगिस्तान में बदल जाएगी। पृथ्वी पर वनस्पति जगत, पशु तथा मानव सभी का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। पीने के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा तो मनुष्य, उद्योग तथा अन्य कारखाने जो जल पर ही निर्भर है समाप्त हो जाएंगे। इससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। प्रश्न नंबर 14, गली प्लग का क्या अर्थ है? गली प्लग पहाड़ी जगहों पर बने छोटे छोटे नालों को कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, गैवियन बांध द्वारा वर्षा जल संचयन की विधि का वर्णन करो। इस विधि में पानी के बहते हुए चौड़े नालों के बीचों बीच पत्थर के बोल्डर डालकर उसे लोहे के जाल से ढक देते हैं। लोहे की जाल पत्थर के टुकड़ों को बहने से रोक देती है। मिट्टी का कचरा पत्थर के टुकड़ों के बीच में जम जाता है, जिससे बंधी और अधिक मजबूत हो जाती है। इसके लिए निम्नलिखित सावधानियों की आवश्यकता होती है। इन बांधों की ऊंचाई लगभग 5 मीटर से 10 मीटर तक की चौड़ी खाई या नाले में की जाती है। यह एक प्रकार का चेक बांध है। इसका उपयोग कम चौड़ी जलधारा के बहाव को रोकने हेतु करना चाहिए। यह विधि बरसात में व्यर्थ बह जाने वाले पानी को अधिक समय तक रोकने तथा जल के स्तर को बढ़ाने में भी प्रयोग की जाती है।